कहानी की शुरुआत में हम किनलोज ब्रेवो नाम के एक रिग को देखते हैं जो कि समुद्र के बीचों बीच तेल निकालने का काम कर रहा है। इस रिग में बहुत सारे क्रू काम कर रहे हैं और महीनों के मेहनत के बाद रिग के क्रू आखिरकार घर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन फिर रिग के मैनेजर मैग्नस को कंपनी से एक बुरी खबर के साथ कॉल आता है। उसे ये बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर को नॉर्थ किल्स कोर प्लेटफॉर्म की मदद करने के लिए डायरेक्ट किया जा रहा है, इसलिए वे नहीं जानते कि वो मैग्नस के क्रू मेंबर्स को कब वहां से ले जा पाएंगे। मैग्नस इस बारे में और जानकारी लेना चाहता था, लेकिन फोन अचानक काम करना बंद कर देता है। पूरे रिग में हर तरह की कम्युनिकेशन सिस्टम काम करना बंद हो जाता है। फुलमर जो कि एक क्रू मेंबर है, वो भी मुख्य रेडियो से किसी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो असफल रहता है। इसके बाद मैग्नस सभी क्रू मेंबर्स को बुलाकर मीटिंग करता है और उन्हें बताता है कि उन्हें घर जाने के लिए कुछ समय और इंतजार करना होगा, जिसके बाद सभी लोग परेशान होते हैं। और इसी समय अचानक पूरी रिग में बिजली चली जाती है। बैटरी बैकअप के कारण अब भी कई हिस्से में बिजली मौजूद है और प्रोडक्शन मॉड्यूल्स ने प्रेशर संभाला था, लेकिन अगर प्रेशर थोड़ा भी बढ़ा तो वो सभी लोग मारे जाएंगे। फुलमर वहाँ आसपास के जहाज से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो अभी भी काम नहीं कर रहा है और उनके पास के दूसरे ऑयल प्लेटफॉर्म में भी यही परेशानी हो रही है। जिसके बाद पूरा रिग हिलना शुरू हो जाता है और प्रोडक्शन मॉड्यूल्स नियंत्रण से बाहर होने पर आग पकड़ने लगते हैं। रोज जो कि एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव है, वो नहीं चाहती कि सब कुछ इसी वक्त बंद किया जाए क्योंकि अब भी उनका काम खत्म नहीं हुआ था। लेकिन मैग्नस अपने क्रू मेंबर को बचाने के लिए ऑर्डर देता है कि वो मॉडल्स को बंद कर दे। उसी समय पूरा रिग फिर से हिलने लगता है। सभी लोग ये देखकर हैरान थे। ये संकट कम थी कि अचानक वहाँ काला घना फॉग उनकी तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर हर कोई डर जाता है। कुछ देर बाद फुलमर बिजली वापस लाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन कम्युनिकेशन डिवाइस अभी भी काम नहीं कर रही थी और हेलीकॉप्टर भी इस खतरनाक मौसम में वहां नहीं आ सकता था। एलेवन को लगता है कि शायद उनके बहुत ज्यादा गहराई खुदाई करने की वजह से ये भूकंप आ रहा है, लेकिन रॉस एक साइंटिस्ट है और वो यकीन दिलाती है कि ऐसा उनके ड्रिल करने की वजह से नहीं हो रहा है। मैग्नस के हिसाब से उन्हें सबसे पहले बाहरी दुनिया से बात करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके बाद वो फुलमर और बाज को रेडियो टावर चेक करने के लिए भेजता है। मैग्नस और लार्स रेडियो टावर के नीचे इनका इंतजार करते हैं और तभी अचानक वो बाज को नीचे गिरते हुए देखते हैं। डॉक्टर कैट और रोज मेडिकल किट के साथ फौरन दौड़कर बास के पास आते हैं। फुलमर बताता है कि जो हुआ वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता है। कैट बास को मेडिकल रूम में ले जाती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद बाज होश में आ जाता है और उसे समंदर के नीचे का कुछ अजीब सा विजन आने लगता है। लार्स मैग्नस के पास जाकर उसे इन सबका जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन मैग्नस उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। इसके बाद लार्स को मैग्नस के टेबल से कंपनी की एक प्राइवेट फाइल मिलती है, जिसे पढ़कर उसे गुस्सा आ जाता है। वो सभी क्रू मेंबर को हेलीपैड पर जमा करता है और उन्हें बताता है कि मैग्नस और कंपनी शुरू से ही झूठ बोल रही है। उसी समय मैग्नस भी वहां आ जाता है और लार्स के पास वो फाइल देखता है, जिसके बाद उसे ये कबूल करना पड़ता है कि जल्दी कंपनी काम बंद कर रही है और सभी लोग अपनी नौकरियां खो देंगे। इस बातचीत के दौरान आसमान से कुछ गिरने लगता है और ये राख थी। बास भी वहां आ जाता है और बताता है कि अब बहुत ही देर हो चुकी है और इसके साथ ही वो बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर बाद बास होश में आ जाता है और बताता है कि जो कुछ उस टावर पर हुआ उसे कुछ याद नहीं है। रेडियो टावर पर उसने फॉग में कुछ देखा और उसके सिर में उसे बहुत तेज आवाज सुनाई दी और बताता है कि यहाँ बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है। बास को सुलाने के बाद कैट रोज को बताती है कि बास के घाव खुद ब खुद जल्दी से ठीक हो रहे हैं। दूसरी तरफ बास फिर से जाग जाता है और ये देखता है कि उसके घाव भर चुके हैं। फिर वो अपने रूम में पहुंचकर कपड़े पहनने लगता है। तब उसे काफी दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है। तभी उसके सोने का दांत मुंह से निकलता है। रोज राख को जांच करने के लिए इकट्ठा करती है। लेक मेडिकल रूम से दारू की बोतल चुराकर उसे पीता है और नहाने के लिए चला जाता है। अब यहाँ उसके शरीर में दर्द होने लगता है और उसे खून की उल्टियां आने लगती है। उसकी टैटू की इंक उसके शरीर से उतरने लगती है। जब हैदर उसे देखती है तो वो मर चुका होता है। जब कैट वहाँ आती है तो वो नहीं बता पाती कि इसकी मौत किस वजह से हुई है, लेकिन जब डनलेन बास का सोने का दांत उसे दिखाता है तो वो यकीन से कहती है कि कोई चीज उनके शरीर से इनऑर्गेनिक चीजों को बाहर ढकेल रही है। एल्विन नीचे किसी रोशनी को दिखता है जो उसे बास तक ले जाती है। बाज उसके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि वो पानी के अंदर की जिंदगी को देखना चाहता था, क्योंकि इन सब की शुरुआत यही से हुई थी। तभी दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और बाज एल्विन को पकड़ लेता है और अचानक एल्विन के मुंह से पानी गिरने लगता है। डनलेन वहां आता है, जिसे देखकर बाज वहां से भाग जाता है। कैट वहां आती है तो वो बताती है कि वो किसी तरह डूब चुका है। रोज राख पर जांच करना जारी रखती है। जब वो खून का एक ड्रॉप उस पर गिराती है तो उसे पता चलता है कि इसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है। रोज कैट और मैग्नस को ऑफिस में लाती है
और राख के बारे में बताती है कि ये एक तरह का पैरासाइट है जो इनकी बॉडी को तुरंत हील कर रहा है क्योंकि उसे एक हेल्दी शरीर चाहिए और अब इन्हें राख से दूरी रखनी होगी और साथ ही जख्मी लोगों पर नजर रखनी होगी। फिर दिखाया जाता है कि फॉग आखिरकार कम हो रहा है और पास की रिग पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। दूसरी तरफ रॉस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता लगाया है कि ये छोटे छोटे पैरासाइट जो है ये डायनासोर के युग के है। डायनासोर्स के साथ इनका भी खात्मा हो गया था, लेकिन यहाँ पानी के अंदर बहुत गहरे ड्रिल करने की वजह से शायद ये दोबारा जिंदा हो गए। अब बाज का शरीर बिल्कुल ठीक हो गया था और वो जैसे ही पानी को छूता है उसके हाथों से बिजली निकल रही होती है और पानी में स्पोर्स यानी छोटे छोटे चमकदार कीटाणु अपने आप ही पनपना शुरू हो जाते हैं। जब बाज को पता चलता है कि जेम्स उसे ढूंढ रहा है तो वो तुरंत छुप जाता है और जब जेम्स उसे पानी को छोटे छोटे कीटाणुओं से भरा दिखता है तो बाकी लोगों को मदद के लिए बुलाने लगता है। तभी बाज उस पर पीछे से हमला करके उसे घायल कर देता है और वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ मशीनरी रूम में हेथर, ईस्टर और मर्च को भी ऑयल पर पौधे उगते हुए दिखाई देते हैं और तब रिग एक बार फिर से हिलने लगती है। तभी डनलिन देखता है कि जेम्स को ब्लीडिंग हो रहा है। तभी जेम्स देखता है कि उसने अपना एक दांत खो दिया है जिसका मतलब वो भी इन्फेक्टेड था। जेम्स डर के मारे डनलिन को धक्का मारकर वहां से भाग जाता है। रिग एक बार फिर से अपनी बिजली खोने लगती है। इसके बाद हेथर बास को दिखती है और उसका पीछा करते हुए मडपेट पर आ जाती है जहाँ बास पौधे उगा रहा था। बास हेथर को बताता है कि जिस जगह से हम तेल निकाल रहे हैं पहले यहाँ पर एक पूरी की पूरी प्रजाति रहती थी जो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी और उन्हीं के कंकालों से और उन्हीं के बचे हुए अवशेषों से हम ये तेल निकाल रहे हैं। हमें जल्द से जल्द ये सब कुछ खत्म करना होगा और हमें इस जगह की हिफाजत करने की जरूरत है। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो ये सब यही नष्ट हो जाएगा। तभी वहाँ जेम्स आता है और वो बोलता है कि वो भी बास से सहमत है। अब बाकी टीम को हेथर की मिसिंग का पता चलता है तो लार्स उसे ढूंढते हुए उस तक पहुंच जाता है और इससे पहले कि हेथर को और जवाब मिल पाते बाज और जेम्स वहां से भाग जाते हैं। इधर फुलमोर भी बिजली वापस लाने में कामयाब हो गया था। साथ ही टीम को पता चलता है कि प्रोडक्शन मॉड्यूल पर आग का भड़कना बंद हो गया है। अब उन्हें ब्लास्ट से बचने के लिए उसे बिजली से डिस्कनेक्ट करना होगा, लेकिन मॉड्यूल का कंट्रोल मडपिट में था जहाँ वो उन कीटाणुओं से इन्फेक्टेड हो सकते थे, जिस वजह से उनके पास बस एक ही रास्ता है कि उन्हें वो फिर से मैन्युअली स्टार्ट करना होगा। और फुलमर ये काम करने का फैसला करता है। फुलमर क्रेन के जरिए मॉड्यूल के करीब पहुंचता है, लेकिन इतना काफी नहीं था, इसलिए वो खुद को अनक्लिप कर देता है और सही निशाने के लिए जितना करीब जा सके वो जाता है। फ्लेयर तो दोबारा से जल जाती है, लेकिन फुलमर आग की चपेट में आ जाता है और आग के कारण उसकी पीठ पूरी तरह से जल जाती है। दूसरी तरफ बाज को फिर से अजीब विजन्स आते हैं और वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि इस तबाही को रोकने के लिए रिक के सिस्टम को बंद करने की जरूरत है। वही दूसरी तरफ फुलमर, रॉस और हेथर एक साथ रिसर्च पर काम करना शुरू करते हैं और फुलमर अनजाने में एक बुक पर सर्कुलर ड्राइंग बनाने लगता है। अचानक मैग्नस सभी को कंट्रोल रूम में बुलाता है, जहाँ वो बताता है कि प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि बाज वेल के सेफ्टीज को बाईपास करने की कोशिश कर रहा है। फुलमर बताता है कि उसे दूर से कंट्रोल नहीं कर सकते तो उन्हें बुल्स आई ROV का इस्तेमाल करना होगा। ईस्टर ROV को पानी के अंदर ले जाते हैं और तस्वीरें दिखाने लगता है। वो देखते हैं कि भूकंप की वजह से जमीन पर काफी सारे सर्कल्स बन गए हैं, जिसे देखकर फुलमर को अपनी ड्राइंग की याद आ जाती है। ROV सावधानी से वेल हेड बंद कर देता है, जिससे बास को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया था। वो CPU के सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ एक अलार्म था जिसको बंद करने के लिए उन्हें फुलमर की जरूरत थी। अचानक ईस्टर के फोन पर एक मैसेज आता है और क्रू मेंबर्स को पता चलता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम दोबारा से काम करने लगा है। मैग्नस कोस्ट गार्ड से बात करने की कोशिश करता है और फुलमर गूगल पर उन सर्कल्स का मतलब ढूंढता है। रॉस कंपनी को सिस्टम में मिले कुछ कंटेनरों की खोज करती है। कोई नहीं जानता कि उनमें क्या था, बल्कि उनको सायरन नाम का एक प्रोजेक्ट भी मिलता है, लेकिन उसके पास इसकी एक्सेस नहीं थी। वहाँ उसे फुलमर की ड्राइंग भी मिलती है। कैट अपनी वाइफ को कॉल करती है और वाइफ बताती है कि कंपनी ने सभी क्रू मेंबर्स के परिवार वालों को ये बताया है कि सभी क्रू सुरक्षित है और वहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। लेकिन तभी कैट देखती है कि जो फॉग इनके यहाँ था वो शहर पहुंच चुका है और जो लोग जमीन पर थे अब उनके पास बिजली नहीं थी, जिसके बाद इंटरनेट सिग्नल्स भी चले जाते हैं और गार्ड्स को मैग्नस के मैसेज भी नहीं मिलते जो उसने मदद के लिए किए थे। फुलमर के बॉडी से जुड़ने के लिए बाज अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद फुलमर के घाव तेजी से भरने लगते हैं। उसे अपने सिर में बाज की आवाज सुनाई देती है तो वो अपनी घाव देखने के लिए बाथरूम की तरफ भागता है। रॉस उसे देखने आती है। फुलमर चौंका हुआ था क्योंकि उसने बाज को कुछ देर के लिए मिरर में देखा था। वो रॉस को सब कुछ बताता है। रॉस उसे शांत करने के लिए उसे किस करती है, लेकिन बाज की आवाज उसे अपने साथ शामिल होने को कहती है। कुछ घंटों के बाद रॉस फुलमर को देखने को आती है, लेकिन उसे वहाँ फुलमर का एक नोट मिलता है। रॉस उसका पीछा करती है और कैट भी उसके साथ जाती है। दोनों फुलमर को मडपेट में जाते हुए देखते हैं। वो दोनों भी मडपेट में आ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे पौधे उग चुके हैं।
जिसके बाद वो चमकदार कीटाणु कैट के पास आ जाते हैं, लेकिन हमला नहीं करते और उसके पेट के इर्द गिर्द सर्कल बनाने लगते हैं, क्योंकि वो कैट के पेट में पल रहे बच्चे के बारे में जानना चाहता था। रॉस हालत बिगड़ने से पहले कैट को वहां से निकाल लेती है। ऊपर आने पर वो क्रू मेंबर्स को काफी एक्साइटेड दिखती है, क्योंकि एक रोशनी उनकी तरफ बढ़ रही होती है। ये एक शिप था जो पड़ोसी रिग से आ रहा था। क्रू मेंबर जिंदा बचे लोगों को रिसीव करते हैं और रॉस कॉक से मिलती है, जो कंपनी के रिसर्च डिवीजन में काम करता था। वो उसे तुरंत कंट्रोल रूम में ले जाने को कहता है और ईस्टर अपने पुराने दोस्त हरीश को उनके बीच देखकर काफी हैरान होता है। कॉक बताता है कि प्रेशर फेलियर की वजह से उनकी रिग फट गई है। रॉस जानना चाहती थी कि कॉक को रिग पर क्यों भेजा गया, लेकिन वो कुछ भी बताने से मना कर देता है। मेडिकल रूम में हरीश ईस्टर को एक अलग कहानी बताता है। जब कॉक रिग पर आया तो उन्होंने कुछ लोगों को घर वापस भेज दिया और बाकी बचे लोगों को कुछ नए इक्विपमेंट्स लगाने को कहा। वो वेल से ऑयल नहीं निकाल रहे थे, बल्कि वो नीचे कुछ भेज रहे थे। और फिर फॉग आ गई और लोग गायब होने लग गए, लेकिन कॉक पर इसका कोई असर नहीं हुआ, जैसे वो ये सब पहले भी देख चुका हो। दूसरी तरफ हैदर सिस्टम में जिंदा बचे लोगों की क्रू फाइल्स को क्रॉस चेक करने लगती है, लेकिन उसे कॉक नाम का कोई नहीं मिलता। वो इस बारे में ईस्टर और हरीश को बताती है और हरीश बताता है कि कॉक एक फेक अकाउंट बनाकर सिस्टम चला रहा था, जो कि आईटी वाले लड़के ने बनाया था जब वो रिग पर आया था। हैदर सिस्टम को चेक करती है और हरीश एक नाम की तरफ इशारा करता है जो पहले क्रू लिस्ट में नहीं था। उसकी ईमेल में यह बताया गया था कि वायरस पहले से ही फैल चुका है, जिसका मतलब था कॉक पहले से ये सब जानता था और कंपनी ने उसे किसी खास मकसद के लिए भेजा था। दूसरी तरफ कैट रॉस को मिलती है और देखती है कि जिन सर्कल्स पर ये काम कर रही है वो एक पेड़ की तरह लग रही है, जिससे रॉस को एहसास होता है कि चमकदार कीटाणु टाइम के हिसाब से चल रही है और पता लगाती है कि जमीन में यानी कि पानी की सतह पर जो 5 गोल आकृतियां बन रही है, ये 5 अलग अलग आकृतियां 5 अलग अलग दायरे हैं और जब 5वां दायरा बन जाएगा तो बहुत बड़ी तबाही आएगी। दूसरी तरफ फुलमोर बाज और जेम्स के साथ जुड़ जाता है। इधर डनलिन लार्स और मार्च कॉक के साथ एक प्राइवेट मीटिंग करता है, लेकिन वो मैग्नस के फैसले से खुश नहीं थे और वो कॉक का आइडिया सुनना चाहते थे। कॉक बताता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की सीक्रेट कंटेनर के जरिए बास को रोक सकते थे। उनके हिसाब से ये सिर्फ नीचे जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को वेंटिलेशन से जोड़ने की बात है और तीनों सिलेंडर लेने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर डनलिन को कुछ अजीब लगता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कुछ और भी मिला हुआ है। वो सिलेंडर को नीचे लाते हैं और वेंटिलेशन सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं और जेम्स इन तीनों को वहां पर पाता है, लेकिन अचानक जेम्स इन पर खून की उल्टियां कर देता है। अब उन्हें एहसास होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जेम्स को बेहोश नहीं बल्कि जान से मार रही है और साथ ही साथ पौधों को भी, क्योंकि ये सब कॉक का प्लान था। फुलमर वेंटिलेशन को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो और बाज दोनों नीचे गिर पड़ते हैं। कंट्रोल रूम में कैट देखती है कि सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं, जिस वजह से डनलिन अंदर फंस जाता है। डनलिन की मास्क की ऑक्सीजन खत्म होती है और वो भी मर जाता है। कुछ देर बाद हैदर और हरीश रॉस और मैग्नस को कॉक के बारे में बताते हैं, लेकिन कॉक बहाने बनाते हुए अपनी गलतियां मानने से इनकार कर देता है। मैग्नस दरवाजा खोलता है, लेकिन वो वेंटिलेशन को बंद नहीं कर पाता, जिसके बाद रॉस लार्स से मास्क लेकर नीचे जाके मैनुअली उसे बंद करती है और फिर से वो फुलमर को चेक करती है और उसे अपना मास्क भी पहनाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं उठता। हालांकि जब वो गलती से पौधों को छूती है तब वो होश में आ जाता है, जिसके बाद वे दोनों बाहर आ जाते हैं। इस दौरान बाज भी जाग जाता है और आखिर रिंग पानी के नीचे पूरी तरह से जुड़ जाती है। जिसके बाद मैग्नस असली कहानी सुनने के लिए हरीश से मिलता है, तो वो बताता है कि कॉक ने उसके टेस्ट करने के लिए इक्विपमेंट्स को उसके लिमिट तक धकेल दिया था, क्योंकि वह चमकदार कीटाणु को नष्ट करना चाहता था। उसको मारने के लिए रिग को खोना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वहाँ क्या हुआ किसको इस बात का पता न चले, इसलिए कॉक ने सिस्टम को मिटा दिया और छोटी सी बोट में सवार हो गया। इसका मतलब कॉक ने मरने के लिए बाकी लोगों को पीछे छोड़ दिया। बाद में मैग्नस कॉक से पूछताछ करता है और वो बताता है कि ये सब कंपनी की पॉलिसी थी। वो अपनी कीमती ऑयल रिजर्व्स को खोना नहीं चाहते थे, वो बस बिना किसी रुकावट के ड्रिलिंग करना चाहते थे और इसलिए कॉक को उस चमकदार कीटाणु यानी स्पोर्स को मारने के लिए भेजा गया था। कॉक के मुताबिक अगर इसे अभी नहीं रोका तो ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा और जिंदा रहने के लिए उन्हें इन्फेक्टेड लोगों को मारना होगा। तब मैग्नस आगे क्या करना है इस बारे में रॉस से बात करता है। रॉस का ख्याल था कि इन्फेक्टेड लोगों को मारकर कुछ नहीं होने वाला, तो इसलिए वो फुलमर के साथ काम करेगी ताकि कोई दूसरा रास्ता निकला जा सके। शायद फुलमर बाज की तरह चमकदार कीटाणु से बात कर सकता था और समझा सकता है कि वो एक दूसरे पर हमला करने से बेहतर एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। फुलमर बाज से जुड़ने के लिए एक छोटे से पौधे का इस्तेमाल करता है। वो देखता है कि चमकदार कीटाणु समंदर की तबाही करने के लिए अगली महास्लाइड को ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है।
रॉस का कहना था कि इस चमकदार कीटाणु का नेटवर्क समुद्र के जरिए पूरी दुनिया में फैला हुआ है और उन पर अटैक करके भी हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके ख्याल में उन्हें बात से बात करनी चाहिए और उसके जरिए चमकदार कीटाणु को रोकना चाहिए। मैग्नस, रॉस और फुलमोर नीचे आते हैं, जहाँ मैग्नस को अपने मरे हुए बेटे का दृश्य दिखाई देता है। वो बास को वहाँ रोते हुए और ये कहता हुए देखता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और वो उसे रोकने में नाकाम हो गया है। दूसरी तरफ कॉक हरीश को ढूंढकर उसे बताता है कि उसे लेने हेलीकॉप्टर आ रही है और वो हरीश और उसके दोस्तों को यहाँ से ले जा सकता है अगर वो उसका मिशन पूरा करने में मदद करेगा। हरीश समझ जाता है कि कॉक रिक को एक्सप्लोड करना चाहता है। तब वो माइक्रोफोन को ऑन करके उसकी सारी बातें स्पीकर के जरिए लोगों को सुनाता है, लेकिन कॉक जल्द ही समझ जाता है कि हरीश उसकी सभी बातें सबको सुना रहा है और तभी भूकंप के झटके बढ़ने लगते हैं और बिल्डिंग टूटने लगती है। कॉक हरीश को अपने रास्ते से हटाकर ब्लास्ट को एक्टिवेट कर देता है। तभी हेलीकॉप्टर का पायलट उससे बात करता है, जिसके बाद कॉक अकेले ही हेलीपैड की तरफ भागता है और कैट और हैदर भी उसका पीछा करते हैं। इस दौरान ईस्टर विस्फोट को रोकने के लिए हरीश की मदद करता है। हेलीपैड पर कॉक लार्स को पहले से ही खड़ा पाता है। वो कॉक से बदला लेकर उसे जान से मारना चाहता है, लेकिन वो लड़कियां वहां आकर उसे रोकती है। इसके बाद हरीश ये बताने के लिए आता है कि उन्होंने विस्फोट को रोक दिया है, तो इसलिए सभी को यहाँ से निकलने के लिए तैयार होने की जरूरत है। क्रू के पास जाने से पहले लार्स कॉक को एक जोरदार मुक्का मारता है। मरपेट में रॉस चमकदार कीटाणु को अलग तरह से बिहेव करते हुए देखती है, तो वो उसे छूती है और उस चमकदार कीटाणु से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो इंसानों के साथ समझौते की बात कर पाती, वहाँ अब तक का सबसे बड़ा भूकंप आता है और वहाँ मौजूद बाकी लोग उससे बाहर खींचते हैं। चमकदार कीटाणु को इंसान मदद कर सकते हैं, ये साबित करने के लिए बाज वही रुक जाता है। मैग्नस, रॉस और फुलमर आखिरी हेलीकॉप्टर पकड़ते हैं और सुनामी के रिग से टकराने से पहले वहां से उड़ जाते हैं। उसी समय बाज चमकदार कीटाणु के साथ मिल जाता है। कैट नोटिस करती है कि सुनामी बीच से टकराने वाली है और वहां मौजूद लोगों को सुनामी के बारे में बताकर चेतावनी देना चाहती थी, लेकिन पायलट उसे पीछे धकेलता है और कॉक बताता है कि वो घर वापस नहीं जा रहे। और इसके बाद खतरनाक सुनामी शहर से टकराती है, जिसके साथ ही द रिक सीरीज का पहला सीजन यही खत्म हो जाता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।